विराज दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहता था। उसने कलिंजर सम्राट, रुद्र परिवार और चंद्रवंशी परिवार से मदद मांगी। कलिंजर सम्राट ने विराज से कहा, विराज, तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए वो तुम कलिंजर सम्राट से ले सकते हो, तुम्हें किसी टोकन को देने की आवश्यकता नहीं। अमायरा तो तुम्हारे साथ ही है, जो भी चाहिए अमायरा को बता देना, सभी संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी। कलिंजर सम्राट की बात सुनकर विराज ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो मुझे गोली घाटी निकलना होगा। मैं कल सुबह होते ही गोली घाटी के लिए निकल जाऊंगा। उसी समय वहां पर तेज हलचल होने लगी। दिव्य मंदिर के अंदर तेज हलचल होता देखकर अमायरा और बाकी लोगों के चेहरे पर तनाव उत्पन्न होने लगा। अमायरा ने चौंकते हुए विराज से कहा, विराज, दिव्य मंदिर के अंदर भूकंप आ रहा है। क्या कुछ ऐसा है जिसे हमें जानना चाहिए? अमायरा की बात सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसके चेहरे पर उस हलचल से कोई तनाव उत्पन्न नहीं हो रहा था। उसने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं। ये वानरपति सुबाहु के आने से उत्पन्न हलचल है। वानरपति सुबाहु? अब ये वानरपति सुबाहु कौन है? यशवंगम ने चौंकते हुए कहा। उसी समय उन सभी लोगों के सामने एक विशालकाय वानर प्रकट हो गया। उस विशालकाय वानर को देखकर उन सभी के चेहरों पर डर उभर आया। सभी लोगों के फटे हुए चेहरों को देखकर विराज ने उन सभी को शांत करते हुए कहा, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये वानरपति सुबाहु हमारे साथ ही है। ऐसा कहते हुए विराज ने सभी लोगों को वानरराज सुबाहु के बारे में संक्षिप्त में बताया। वानरराज सुबाहु के बारे में जानकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। वानरराज सुबाहु ने विराज के पास आते ही कहा, विराज, तुम कमाल हो। तुम्हारी तरकीब काम कर गई। मैं 9th ग्रेड दैत्याकार जानवर के स्तर से बढ़कर स्वर्ग की शक्ति दैत्याकार जानवर बन गया हूं। तुम्हारी दी गोलियों ने तो जादू कर दिया। मेरे शरीर में इतने बड़े स्तर के परिवर्तन कर दिए कि मैं खुद हैरान हूं कि मेरे शरीर के अंदर इतने परिवर्तन किए जा सकते थे। विशालकाय वानरराज सुबाहु को देखकर अयान ने चौंकते हुए कहा, विराज, सच में तुम्हारा भाग्य कमाल का है। ऐसे शक्तिशाली दैत्याकार जानवर के साथ मित्रता करना कोई मामूली बात नहीं। अयान की बात पर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ वानरराज सुबाहु का अमायरा, अयान, यश और विपुल से मिलवाया। सभी लोगों से मिलने के बाद वानरराज सुबाहु ने कहा, आप सभी विराज के मित्र हैं, तो आज से आप लोग मेरे भी मित्र हैं। ये सुनकर अमायरा ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छे, आपको तो मैं अपने राजमहल लेकर चलूंगी। वहां पर आपके लिए एक भोज का आयोजन करवाऊंगी। मेरे परिवार के लोग आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। उसी हंसी खुशी के माहौल में विराज ने कहा, वानरराज सुबाहु दिव्य मंदिर में रहकर दिव्य मंदिर की रखवाली की जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसा कहकर विराज ने वानरराज सुबाहु की ओर देखकर कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने दिव्य मंदिर की रखवाली की जिम्मेदारी स्वीकार की। ये सुनकर वानरराज सुबाहु ने कहा, मैं सदियों से उन जंगलों में अकेले रह रहकर उकता चुका था। सच कहूं तो धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए, तो तुमने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। देखो, मेरे इतने सारे मित्र भी बन गए। इसके बाद विराज ने कलिंजर सम्राट की ओर देखकर कहा, सम्राट, आज रात में वर्धन निवास में एक बड़ी दावत का आयोजन करवा रहा हूं। अगर कलिंजर सम्राट भी वहां रहे तो वर्धन परिवार के लिए गर्व का क्षण होगा। विराज की बात पर कलिंजर सम्राट ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वर्धन परिवार तो मेरे लिए मेरे घर की तरह है। लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं आज रात वर्धन निवास में रुक नहीं पाऊंगा। पर मैं वादा करता हूं कि किसी दिन वर्धन निवास में रुककर दावत का आनंद अवश्य लूंगा। अभी चलता हूं। कलिंजर सम्राट की बात सुनकर विराज ने कहा, जैसी सम्राट की मर्जी। उस दिन का पूरे वर्धन परिवार को बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऐसा कहने के बाद विराज ने सिर झुकाकर कलिंजर सम्राट का अभिवादन किया। सभी लोगों से अलविदा लेकर कलिंजर सम्राट वहां से चले गए।
कलिजंग सम्राट के वहां से जाने के बाद अमायरा ने वानर राज सुबाहु से कहा, आप भी चलिए हमारे साथ। आज रात के जश्न में खूब मजा करेंगे। विशालकाय शरीर के वानर राज सुबाहु ने जवाब दिया, नहीं, मेरा यही रहना सही है। मैंने इस दिव्य मंदिर की रखवाली का जिम्मा लिया है, ऐसे में इस दिव्य मंदिर को छोड़कर जाना सही नहीं होगा। आप जाए, हम लोग यहीं पर धमाल करेंगे। वानरराज सुबाहु की जिम्मेदारी की भावना को देखकर विराज को अंदर तक खुशी महसूस हुई। उसने वानरराज सुबाहु से कहा, वानरराज, कल सुबह मैं गोल्डन पंख के साथ गोली घाटी जा रहा हूं। आपसे कुछ समय बाद मुलाकात होगी। विराज की बात पर वानरराज सुबाहु ने कहा, निश्चित होकर जाओ, यहाँ की चिंता मत करना। सुबाहु की बात सुनकर विराज ने अमायरा और बाकी लोगों से कहा, भले ही ये दिव्य मंदिर बहुत ही लंबे समय से बंद पड़ा था, फिर भी इस दिव्य मंदिर के अंदर मौजूद धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं ज्यादा शुद्ध है। आप सभी लोग अपने मार्शियल अभ्यास या साधना के लिए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर आपकी मार्शियल अभ्यास या साधना का कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। ये सुनकर अमायरा ने उत्साहित होते हुए कहा, ये तो जबरदस्त रहेगा। इस बहाने हम सभी लोग वानरराज सुबाहु से भी मिल सकेंगे। अमायरा की बात सुनकर वानरराज सुबाहु के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने कहा, आप सभी लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मन भी लगा रहेगा। सभी लोग कुछ देर तक वानरराज सुबाहु से बातें करते रहे। वानरराज सुबाहु कुछ ही देर में उन सभी के दिलो दिमाग पर चढ़ चुका था। सभी के लिए वो किसी पुराने मित्र की तरह हो गया था, एक शक्तिशाली मित्र। काफी देर वानरराज सुबाहु के साथ मस्ती करने के बाद सभी लोग वापस वर्धन निवास लौट आए। दिव्य मंदिर के विदिशा नगर आने की खुशी में वर्धन परिवार ने एक शानदार जश्न का आयोजन किया था। विदिशा नगर के सभी प्रमुख चेहरे इस जश्न में शामिल थे। हालांकि उनमें से आधे से ज्यादा प्रमुख लोगों के चेहरे पर वर्धन परिवार की इस सफलता से निराशा और गुस्सा ही था, लेकिन वो सभी झूठी हंसी के पर्दे के पीछे अपने इस दुख को छिपाए जश्न का हिस्सा बने थे। वो सभी ये समझ चुके थे कि वर्धन परिवार अब विदिशा नगर की एक शक्ति बन चुका था, जिसे झुकलाने में नुकसान उनका ही होता। अमायरा, यश, अयान और विपुल उस जश्न में चार चांद लगाने के लिए वहां के माहौल को गर्म बनाए हुए थे। विराज सभी लोगों से मिलने के बाद गोल्डन पंख और वैभव के साथ एक कोने में आकर बैठ गया। वैभव ने विराज से कहा, बड़े भैया, मुझे भी आपके साथ गोली घाटी जाना है। ये सुनकर विराज ने वैभव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, तुम यही रुको और जो कुछ भी तुमने सीखा है उसका अभ्यास करो। तुम काफी कुछ सीख चुके हो, अभी तुम्हें अभ्यास से अपनी हर सीख को अपनी आत्मा में बसाना है। जल्दबाजी में नया सीखने से कोई लाभ नहीं, अगर हम जो सीख रहे हैं उसे पचा न सके। विराज की बात पर वैभव ने हल्की निराशा के साथ कहा, जैसा बड़े भैया का हुक्म। उसी समय सामने से दक्ष परिवार के यश, दक्ष और शनाया चलते हुए वहां आ गए। अपने सामने अचानक से यश, दक्ष और शनाया को देखकर विराज थोड़ा सकपका गया। शनाया को सामने पाकर उसे दिव्य मंदिर के उस तिलिस्म में सफेद साड़ी पहने झरने में नहाती शनाया की कृत्रिम आकृति याद आ गई। उसने देखा कि शनाया ने लाल रंग का गाउन पहना हुआ था। उस गाउन में शनाया किसी परिदेश की राजकुमारी की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में ठहरा काजल इंसान को बेसुध कर रहा था। उसके होठों की लाली विराज की शर्म को बढ़ा रही थी। यश, दक्ष ने तेजी से बढ़कर विराज को गले लगा लिया और कहा, विराज, सच में तुम महान हो। कितने सदियों से योद्धा उस नीले पहाड़ों के खंडहर जा रहे थे, किसी को कभी ऐसी किसी संरचना के वहां होने का अनुमान तक नहीं मिला और तुम पहली ही यात्रा में झंडे गाड़ आए। इससे पहले विराज कुछ जवाब दे पाता, शनाया ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, क्या भैया, आते ही उसे परेशान करने लगे। आज जश्न का दिन है, जश्न मनाइए। से सब बातें तो कल भी की जा सकती है।
शनाया को अपने सामने देखकर विराज के सामने पानी में भीगी अपने खुले जिस्म के साथ सफेद साड़ी में शनाया की आकृति आई जा रही थी। वो चाहकर भी शनाया की उस आकृति को अपने जहन से हटा नहीं पा रहा था। शनाया ने विराज की ओर देखकर कहा, भैया तो तुम्हारी तारीफ करते थकते नहीं। वैसे हमारे प्रबंधक अच्छे से कार्य तो कर रहे हैं ना? विराज ने शनाया से नजरें बचाते हुए कहा, हाँ, सब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। शनाया को विराज का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। वो उससे नजरें नहीं मिला रहा था। शनाया ने विराज से पूछा, क्या हुआ विराज, कुछ खोए खोए से लग रहे हो? ये सुनकर विराज थोड़ा सकपका गया और कोई बहाना करके वहां से चला गया। वो वहां से हटकर वर्धन निवास के ही एक एकांत जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। वो शनाया से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसी समय उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे शनाया खड़ी थी। शनाया के काले घुंघराले बाल उसके चेहरे पर खुले पड़े थे, जिससे उसका यौवन दहकती आग लिए बरस रहा था। विराज न चाहते हुए भी शनाया के यौवन की अग्नि में जल रहा था, लेकिन उस जलन में गर्मी न होकर एक मीठी शीतलता थी जो विराज को एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। क्या विराज और शनाया की ये मुलाकात उन दोनों को जीवन के किसी खास पड़ाव की ओर लेकर जाने वाले थे? क्या यश दक्ष का आना विराज के लिए कुछ नया लाने वाला था? वर्धन निवास के अंदर विराज एक शांत कोने में बैठा दिल की गहराइयों में डूबा था। उसकी भावनाओं के समंदर में किसी के आ जाने से एक हलचल सी शुरू हो गई थी, जिसने धीरे धीरे एक भूचाल लाना शुरू कर दिया था। वेदना की लहरें उसके उस भावना के समंदर में उठ रही थी जो उसके अकेलेपन को भर लेने के लिए आतुर हो रही थी। जीवन की अपनी विडंबना होती है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा अधूरापन सतह पर आने लगता है। ये अधूरापन हमें किसी को अपना बनाने के लिए कुछ कुछ होता है वाली भावनाएं देने लगता है। यही कुछ कुछ होता है वाली भावनाएं विराज के भावनाओं के समंदर में उठ रही थी। इन्हीं उफनती लहरों के विकराल होते जाने से विराज के दिल में एक तीसी उभरने लगी थी। इसलिए वो शनाया से दूर आकर एक शांत कोने में बैठ गया था। उसी समय एक हाथ विराज के कंधे पर आकर रखा गया। उस हाथ के स्पर्श को महसूस कर विराज ने मुड़कर देखा तो उसके सामने शनाया खड़ी थी। लाल रंग की ड्रेस में शनाया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें हर जगह देख रही थी और जनाब है कि यहाँ पर बैठे पता नहीं किसे निहारे जा रहे हैं। शनाया को बोलता हुआ सुनकर विराज की नजर शनाया के होठों पर चली गई, जो बोलने की वजह से लगातार खुल बंद हो रहे थे। उन होठों की कोमलता को महसूस कर विराज का मन उस कोमलता को पा लेने का हो रहा था। दिव्य मंदिर के उस तिलिस्म में शनाया का बेहद ही आकर्षण यौवन रूप उसके सामने खड़ा था। इस वजह से विराज ने न चाहते हुए भी शनाया के एकदम अलग रूप के दर्शन किए थे। एक ऐसे रूप के जो एक प्रेमिका सिर्फ अपने प्रेमी के लिए धरती है। उस रूप, सौंदर्य, यौवन, कोमलता पर सिर्फ उसके प्रेमी का अधिकार होता है। प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। वही प्रेमी अपना सब कुछ कुर्बान करके प्रेम के उस कुंड में उतरता है। इस तरह दो लोग अपना सब कुछ खोकर सामने वाले का सब कुछ पा लेते हैं। विराज ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ आकर बैठ गया था। ये सुनकर शनाया विराज के बगल में बैठ गई और उससे बोली, अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ। वैसे दक्ष भैया बता रहे थे कि सारे कलिंजर एम्पायर में तुम्हारे नाम की तूती बोल रही है। शनाया की बात पर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो रब की मर्जी। वैसे तुम यहाँ अचानक कैसे? विराज के सवाल पर शनाया ने तुरंत कहा, तुमसे मिलने और क्या? शनाया की बात सुनकर विराज की आंखें फैल गई और वो शनाया को देखने लगा। शनाया उसके बेहद नजदीक बैठी थी,
जिसकी वजह से उसका चेहरा उसे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने ध्यान दिया कि शनाया की आंखों की पुतली का रंग नीला था, जिसकी वजह से उसकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखों में से एक लग रही थी। उसकी आंखों ने उसे अग्निदेवी वैदेही की आंखों की याद दिला दी, जो दूर से ही सामने वाले को अपनी ओर खींच लेती थी। विराज को ऐसे अपलक अपनी ओर घूरता देखकर शनाया ने शर्माते हुए कहा, मतलब तुम जो ये दिव्य मंदिर लाए हो बस उसे ही देखने आई थी। ऐसा कहकर शनाया ने अपनी आंखों पर आ गए बालों को पकड़कर वापस कान के पीछे कर दिया। शनाया के शरीर से महंगे इत्र की जानलेवा खुशबू आ रही थी, जो विराज के नथुनों से होकर उसके दिल दिमाग में नशे की तरह चढ़कर उसे मदहोश कर रही थी। शनाया की बात पर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो कल सुबह ही दिव्य मंदिर देखने चले जाना। इस पर शनाया ने चुटकी लेते हुए कहा, क्यों, तुम दिखाने नहीं ले चलोगे? विराज ने इनाया के चेहरे से नजर हटाकर वापस शांत कोने की तरफ करते हुए कहा, मुझे कल सुबह गोली घाटी निकलना है, नहीं तो तुम्हें जरूर दिखाने ले चलता। शनाया ने विराज के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ऐसा है तो मुझे नहीं देखना दिव्य मंदिर। बिना तुम्हारे उस दिव्य मंदिर को देखने की मुझे कोई लालसा नहीं। शनाया के हाथों का स्पर्श पाकर तो उसकी भावनाओं के समंदर में सुनामी उठने लगी। उसके अकेलेपन की नाव जो उस भावना के समंदर में ऐसे ही दिशाहीन भटकती हुई इधर उधर तैरे जा रही थी, अचानक से वो शनाया नाम के द्वीप की ओर दौड़ पड़ी। शनाया की बात सुनकर विराज स्तब्ध रह गया। उसे शनाया की इस बात पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसी समय वैभव वहां पर आ गया। वहां आते ही उसने जोश से भरकर कहा, बड़े भैया आप यहां बैठे हैं, पता है मैंने पूरा वर्धन निवास छान मारा। ऐसा कहकर वो उन दोनों के पास आ गया। शनाया को देखकर उसकी खूबसूरती पर वो मोहित हो गया। उसने शनाया से कहा, वैसे हुस्न की मल्लिका यहाँ वर्धन निवास में क्या कर रही हैं? वैभव की बात सुनकर विराज के कान खड़े हो गए। मन ही मन उसे वैभव पर तेज गुस्सा आ गया। वैभव अपने गुरु की प्रेयसी पर अपने यौवन की पिचकारी मारने का दुस्साहस कर रहा था। वैभव की बात सुनकर शनाया ने हल्की शर्मा का अभिनय करते हुए कहा, मैं दक्ष परिवार से हूं। शनाया, वैसे तुम शायद वैभव हो चंद्रवंशी परिवार से। शनाया के मुंह से अपना नाम सुनकर तो वैभव खुशी से उछलने लगा। कोई हुस्न की परी उसका नाम उसे मिलने से पहले से जानती थी, ये तो उसके लिए कमाल की बात थी। उसने खुश होते हुए कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? इस पर शनाया ने कहा, मेरे भैया यश दक्ष ने बताया था कि किसी बच्चे वैभव के साथ विराज नीले पहाड़ों के खंडहर गया था। शनाया के मुंह से अपने लिए बच्चा शब्द सुनकर वैभव के हृदय में उठी सारी भावनाओं पर विस्फोट हो गया। एक हुस्न की मल्लिका के सामने वो सिर्फ एक बच्चा था, न कि एक यौवन से भरा युवा। खैर उस मन अंदर तक कच्चा सा हो गया। उसने लाचारी के साथ कहा, अच्छा ऐसा है, ठीक है बड़े भैया, जब फुर्सत मिले तो चले आना, मैं चलता हूं। ऐसा कहकर वैभव वहां से चला गया। वैभव को ऐसे निराश होकर जाते देखकर विराज के चेहरे पर खुशी झिलमिला उठी। वैभव के ऊपर उसे जो भी गुस्सा आ रहा था वो शांत हो गया। शनाया ने उसके आशिकाना बर्ताव की बहुत अच्छे से खबर ले ली थी। उसे समझ आ रहा था कि शनाया खूबसूरती की मल्लिका होने के साथ साथ बुद्धि की देवी भी थी, जो राह में चलते हुए आशिकों को किनारे लगाना जानती थी। विराज ने खुश होते हुए कहा, ये वैभव बड़ा ही बड़बोला है। हालांकि कुछ समय मेरे साथ रहकर इसका बड़बोलापन थोड़ा कम हुआ है। विराज की बात पर शनाया ने कहा, हाँ वो तो इसकी पहली ही लाइन से पता चल रहा था। खैर तो तुम मुझे कल सुबह दिव्य मंदिर दिखाने जा रहे हो? इस पर विराज ने कहा, पर मैंने ऐसा कब कहा? तो शनाया ने कहा, अरे तो मैंने कह दिया तो अब क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात को नकार देगा? दोस्त, ये शब्द विराज पर खतरे की घंटी की तरह गिरा।
उसके पास दोस्तों की कमी नहीं थी। उसे दोस्त से हटकर कुछ चाहिए था। ऐसे में शनाया के साथ इस दोस्त के उलझन में उलझना उसके प्रेमी मन को बिल्कुल नहीं भाया। लेकिन अपने आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व के चलते वो अपने दिल की बात शनाया को बता नहीं सकता था। विराज ने कहा, ठीक है, अब आप इतना जिद कर रही है तो चलेंगे। इस पर शनाया ने हल्के उत्साह से कहा, ये हुई ना बात। वैसे अगली बार राजधानी आओगे तो मुझे पहले ही बता देना। तुम्हें राजधानी घुमाऊंगा। राजधानी में देखने के लिए बहुत कुछ है, अगर दिखाने वाला वो सब जानता है। शनाया की बात पर विराज ने कहा, बिल्कुल आऊंगा। अगर नगर भ्रमण आप करवाएंगी तो क्यों नहीं आऊंगा। विराज की बात सुनकर शनाया के चेहरे पर हंसी उभर आई। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और उन दोनों मुट्ठियों को विराज के सामने रखते हुए कहा, इनमें से एक मुट्ठी को चुनो। ये देखकर विराज हैरानी से शनाया को देखने लगा। विराज को हैरान होता देखकर शनाया ने अपनी बड़ी आंखें फैलाते हुए कहा, अरे कहाँ खो गए? चुनो ना एक। भैया तो कहते हैं कि विराज बड़े बड़े काम करता है और यहाँ तुमसे एक मुट्ठी नहीं चुनी जा रही। ये सुनकर विराज ने शनाया के दाहिने हाथ की मुट्ठी पर हाथ रख दिया। ये देखते ही शनाया के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। ये देखकर विराज ने कहा, अब बताओ क्या सोच रही थी? इस पर शनाया ने कहा, ये एक राज है, समय आने पर बताऊंगी। इससे पहले विराज कुछ और पूछता यश दक्ष वहां पर आ गया। यश दक्ष ने वहां आते ही विराज से कहा, विराज सुना है कि तुम कल गोली घाटी जा रहे हो। वैसे शनाया भी कल गोली घाटी ही जा रही थी। क्यों शनाया? ये सुनकर शनाया हक्का बक्का रह गई। वो मन में सोचने लगी, मैं कब गोली घाटी जा रही थी? ये बड़े भैया को अचानक से क्या हो गया? मुझे तो गोली घाटी नहीं जाना था। विराज शनाया को देख रहा था। शनाया अजीब नजरों से यश दक्ष को देखने लगी। यश दक्ष ने तुरंत कहा, अरे हमारे सौदागर वाहिष्पति जी। भूल गई, उनके साथ दक्ष परिवार एक बड़ा सौदा करने वाला है और उस सौदे पर बातचीत करने तुम्हें गोली घाटी जाना है। शनाया को अपने भाई की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना वो समझ चुकी थी कि उसका भाई उसे विराज के साथ गोली घाटी भेजना चाह रहा था। ये समझ आते ही उसने कहा, अरे हाँ भैया, जाना तो है, लेकिन आप तो व्यस्त है। फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? सोच रही हूं रहने देती है। ये सुनकर यश ने कहा, रहने क्यों देती हो? विराज तो गोली घाटी जा ही रहा है। तुम इसी के साथ गोली घाटी चली जाओ और इसी के साथ लौट आना। यश दक्ष की बात सुनकर विराज स्तब्ध रह गया। हालांकि शनाया उसके साथ गोली घाटी जा रही थी, ये जानकर मन ही मन उसे अच्छा एहसास हो रहा था। शनाया अपने भाई की तरफ बेचैन नजरों से देखने लगी। उसका मन हो रहा था कि अपने भाई को पकड़कर पीट डाले। यश दक्ष की बात पर विराज ने कहा, हाँ ठीक है, अगर आपको गोली घाटी में काम है तो आप मेरे साथ चल सकती है। ये सुनकर शनाया ने अजीब नजरों से यश और विराज को देखते हुए थोड़ा झिझकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? वैसे मैं अकेली भी जा सकती हूँ। इससे पहले विराज कुछ कह पाता यश ने तुरंत कहा, कैसी बातें कर रही हो? भला विराज तुम्हें अकेला जाने देगा? तुम विराज के साथ जाओ, बल्कि विराज के साथ रहोगी तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। विराज ने कहा, ठीक है, फिर आप कल सुबह तैयार रहना। शनाया ने विराज से पूछा, वैसे विराज तुम्हें गोली घाटी में क्या काम है? शनाया का सवाल सुनकर विराज ने शनाया को बताया कि उसे दिव्य मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गोली घाटी की मदद चाहिए। ये सुनकर शनाया ने खिलखिलाते हुए कहा, ये तो बहुत बढ़िया। मैं तो गोली घाटी में बहुत लोगों को जानती हूँ। कलिंजर स्कूल के लिए आधी से ज्यादा गोलियां गोली घाटी से ही आती है। मेरे साथ रहने से तो तुम्हें काफी मदद मिल जाएगी।
शनाया विराज के साथ गोली घाटी जा रही थी, तो क्या गोली घाटी में शनाया और विराज के बीच प्रेम का रंग चढ़ने वाला था, या फिर गोली घाटी में षड्यंत्रों का कोई गहरा जाल बिछाया जा रहा था जिसमें विराज और शनाया बुरी तरह से उलझने वाले थे। विराज को दिव्य मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए वो गोली घाटी जा रहा था ताकि वहां के प्रमुखों को मनाकर दिव्य मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सके। दूसरी ओर यश दक्ष ने शनाया को विराज के साथ गोली घाटी जाने का इंतजाम कर दिया था, जिससे विराज शनाया को साथ लेकर गोली घाटी जा रहा था। अगली सुबह विराज गोल्डन पंख और शनाया के साथ गोली घाटी की ओर निकल पड़ा। अमायरा, अयान, विपुल, यश और वैभव ने हाथ हिलाते हुए उन तीनों को अलविदा किया। दूसरी तरफ एक विशालकाय सुनसान वीरान घाटी में वसु परिवार का महान पूर्वज महासेना वसु खड़ा था। आज वर्षों बाद महासेना वसु अपने गुप्त कक्ष से बाहर निकला था। विराज की बढ़ती शक्ति ने महासेना वसु को बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया था। अब वो गुप्त कक्ष में बैठकर विराज को मजबूत होता नहीं देख सकता था। उसे हर हाल में समाप्त करना जरूरी था। वो जिस वीरान घाटी में खड़ा था वो घाटी देखने में किसी भूतिया जगह से कम खूंखार नहीं लग रही थी। दूर दूर तक सिवाय पत्थरों, हड्डियों, कंकालों के वहां कुछ और नहीं था। वो जगह ऐसी थी मानो मौत वहां आकर आराम करती हो, इसलिए वहां मौत एकदम न आती हो, सिसक कर तड़प कर आती हो। महासेना वसु के सामने दो खूंखार आकृतियां खड़ी थी। एक आकृति हड्डियों के क्रिस्टल से बनी थी तो दूसरी आकृति परछाई भूत था। हड्डियों का क्रिस्टल आकृति विनाशी हड्डी प्रजाति से था, वही परछाई भूत कब्रिस्तानी भूत प्रजाति से था। विनाशी हड्डी प्रजाति हो या कब्रिस्तानी भूत प्रजाति हो, ये दोनों ही प्रजातियां बहुत ही दुर्लभ और खूंखार प्रजाति थी। वर्तमान में ये केवल एक ही जगह पर पाई जाती थी। कलिंजर एम्पायर से बहुत ही ज्यादा दूरी पर विम्बासा पर्वत की घाटी में ये प्रजाति मौजूद थी। इस जगह के बारे में केपलर यूनिवर्स के बहुत कम लोग ही जानते थे। वसु परिवार सदियों से भूत प्रजाति और हड्डी प्रजाति के साथ जुड़ा रहा था, इसलिए उसे इन दोनों दुर्लभ और महाशक्तिशाली प्रजाति के बारे में पता था। महासेना वसु इन दो प्रजातियों से विराज की हत्या करने के लिए मदद मांगने आया था। विनाशी हड्डी और कब्रिस्तानी भूत दोनों ही बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे और उनके पास एकदम अलग ही किस्म की शक्तियां थी। हड्डी प्रजाति और भूत प्रजाति में उनका दर्जा बहुत ही ऊंचा था। हड्डी प्रजाति और भूत प्रजाति के लोगों को भी इन दोनों प्रजातियों के लोगों से मिलने में एड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ता था, तब जाकर उनकी भी मुलाकात हो पाती थी। इन लोगों से मिलने के लिए महासेना वसु को इनकी भूमि में खुद आना पड़ा था, इसलिए ये दोनों वसु परिवार से मिलने को तैयार भी हो गए थे। महासेना वसु के पीछे वसु परिवार का मुखिया मारिच वसु खड़ा था। उसने गहरी आवाज में कहा, महान पूर्वज, गुप्तचरों से समाचार मिला है। इनाया आकाशगंगा अकादमी अग्निदेवी वैधी के साथ जा चुकी है। चीखता दानव ड्रैगन पुनर्जन्म के क्षमार्ग का एक संत अधिपति स्तर का दैत्याकार जानवर है, जिसे वर्धन परिवार की रक्षा के लिए विदिशा नगर में वर्धन निवास में तैनात किया गया है। ऐसा शक्तिशाली ड्रैगन सदियों से कलिंजर एम्पायर में कहीं नहीं दिखा है। उसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े सूरमा पानी भरते हैं। दिव्य मंदिर की सुरक्षा का भार एक स्वर्ग स्तर के दैत्याकार जानवर वानरराज सुबाहु और चीखता दानव ड्रैगन दोनों के कंधे पर है। उस तैरते द्वीप के अंदर मौजूद दिव्य मंदिर के बारे में यही पता चल सकता है कि ये दिव्य मंदिर दैत्याकार देव संप्रदाय की महान और शक्तिशाली विरासत है। इसके साथ ही ये भी खबर है कि कलिंजर सम्राट खुद वहां विराज से मिलने आए थे और दिव्य मंदिर के अंदर उन्होंने विराज, रुद्र परिवार के विपुल, चंद्रवंशी परिवार के अयान, वंगम परिवार के यश के साथ कोई गुप्त बैठक की थी। मारिच वसु की बात सुनकर महासेना वसु के चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया।
उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए मारीचवसु से पूछा, वर्धन परिवार के अंदर क्या हॉल है? मारीचवसु ने तुरंत जवाब दिया, वर्तमान में विदिशा नगर में वर्धन परिवार में कोई नहीं है। वर्धन परिवार का मुखिया इंद्रावसु किसी काम से कहीं बाहर है। इनाया आकाशगंगा अकादमी जा चुकी है। विराज अपने पालतू जानवर के साथ गोली घाटी की ओर निकल गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि वर्धन निवास के बाहर संत अधिपति चीखता दानव ड्रैगन को तैनात कर दिया गया है, साथ ही 2 शाही टुकड़ी वहां तैनात कर दी गई है। इससे वर्धन निवास एक तरह से अभेद्य किले में बदल चुका है। वहां पर हमला करना मुमकिन नहीं लगता। मारीचवसु की बात सुनकर विनाशी हड्डी राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, ये काला ड्रैगन पुनर्जन्म के क्षमार्ग का एक शक्तिशाली दुर्लभ दैत्याकार जानवर है। जब वो अपनी जवानी में था, उसी समय एक संत अधिपति स्तर का योद्धा था। इस समय तक तो उसकी शक्ति और भी बढ़ चुकी होगी। मैं भी उस ड्रैगन का सामना नहीं कर सकता। विनाशी हड्डी राजा की बात सुनकर महासेना वसु की भौहें तन उठी। उसे अच्छे से मालूम था कि विनाशी हड्डी राजा कितना शक्तिशाली था। महासेना वसु के चेहरे के भावों को देखकर विनाशी हड्डी ने कहा, जितना शक्तिशाली आप चीखता दानव ड्रैगन को समझ रहे हैं, वो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली दैत्याकार जानवर है। रही बात मेरी, तो मेरी तकनीक मुख्यतः आत्मा पर जबरदस्त हमला करने से जुड़ी है। चीखता दानव ड्रैगन की आत्मा उसके शरीर से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसके साथ ही आत्मा पर किए गए किसी भी हमले के प्रति इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस वजह से मेरे आत्मा के हमले इस ड्रैगन पर बेअसर हो जाएंगे। विनाशी हड्डी राजा हड्डी प्रजाति के सबसे शक्तिशाली हत्यारों में से एक थे। उनकी शक्ति और हत्या करने की प्रतिभा दुर्लभ थी। वो लगभग हर युद्ध में एक विजेता ही थे। उनके सामने संत स्तर के योद्धा भी मौत की भीख मांगते थे। ऐसे में पुनर्जन्म के क्षमार्गों से आने वाले बेहद ही दुर्लभ चीखता दानव ड्रैगन की शक्ति का एहसास महासेना वसु को महसूस हो रहा था। विनाशी हड्डी राजा की बात खत्म होने पर कब्रिस्तानी भूत प्रजाति हत्यारे ने कहा, मैं भी उस चीखता दानव ड्रैगन का कुछ भी बिगाड़ पाने में सक्षम नहीं हूँ। सपनों के अंधियारे भूत की बात सुनकर महासेना वसु को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कब्रिस्तानी भूत भले ही बहुत ही अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वो विनाशी हड्डी राजा से कम ही शक्तिशाली था। ऐसे में जब विनाशी हड्डी शक्तिशाली ने ही हाथ खड़े कर दिए थे, तो सपनों के अंधियारे के भी हाथ खड़े करने की ही संभावना था। उन दोनों की बात सुनकर महासेना वसु गहरी सोच में डूब गया। उसे कुछ भी करके विराज को रोकना था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्धन परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इस लड़के ने वर्धन परिवार की सुरक्षा के लिए इतने शक्तिशाली ड्रैगन को अपने आप से दूर कर दिया। अब यही गलती इसकी मौत का कारण बनेगी। पहले विराज को ही मारना होगा। महासेना वसु की बात सुनकर मारीचवसु ने कहा, महान पूर्वज, आपके कहने का क्या आशय है? महासेना वसु ने कहा, वो दिव्य मंदिर दैत्याकार देव संप्रदाय का प्राचीन दिव्य मंदिर है। जिस समय दैत्याकार देव संप्रदाय अपने चरम पर था, उस समय इस दिव्य मंदिर को शक्ति हासिल करने के लिए बनाया गया था। इस दिव्य मंदिर के अंदर अपार शक्तियां भरी थी। ऐसे अपार शक्तियों वाले मंदिर को दोबारा शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में मानव बल एवं संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। विराज वर्धन परिवार के संसाधनों के बल पर इस दिव्य मंदिर का संचालन नहीं कर सकता। इसके बाद महासेना वसु ने कुछ हिसाब लगाया, जिसके बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, भले ही कलिंजर एम्पायर की सभी शक्तियां इस दिव्य मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आगे आ जाए, तब भी उन सभी शक्तियों के संसाधन कम ही रह जाएंगे। विराज को चंद्रवंशी और रुद्र परिवार से तो आसानी से मदद मिल ही जाएंगी। उन दोनों परिवारों से तो उसके अच्छे संबंध है।
इतने शक्तिशाली दिव्य मंदिर को हासिल कर लेने के बाद तो वर्धन परिवार जल्द से जल्द इस दिव्य मंदिर को शुरू करना चाहेगा। ऐसा करने का तो सिर्फ एक ही रास्ता विराज के पास बचता है। ये सुनते ही मारीच वसु ने तुरंत कहा, महान पूर्वज, आपका कहने का मतलब है कि विराज गोली घाटी वहां के प्रमुखों से दिव्य मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मदद मांगने गया है। उसके साथ तो दक्ष परिवार की शनाया भी गई है। दक्ष परिवार के भी गोली घाटी में कई प्रमुखों से अच्छे संबंध है। गुप्तचरों ने मारीच वसु को बताया था कि विराज गोली घाटी जा रहा था और वहां के कुछ प्रमुखों से उसके अच्छे संबंध थे। मारीच वसु को अच्छे से मालूम था गोली घाटी संसाधनों के मामले में बहुत ही ज्यादा समृद्ध थी। पूरे केपलर यूनिवर्स के संसाधन हर वर्ष बड़ी मात्रा में गोली घाटी पहुंच जाते थे। वहां के समृद्ध अल्केमिस्ट के बल पर गोली घाटी भले ही केपलर यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली राज्य नहीं था, लेकिन गोली घाटी केपलर यूनिवर्स के सबसे अमीर राज्यों में शुमार था। महासेना वसु ने कहा, अगर इस लड़के को गोली घाटी से मदद मिल गई तो दिव्य मंदिर के उत्थान के नाम पर ये कलिंजर एम्पायर के सभी परिवारों को अपने साथ जोड़ लेगा। इस तरह तो कलिंजर एम्पायर के अंदर वसु परिवार अलग थलग पड़ जाएगा। हमें कुछ भी करके विराज को ऐसा करने से रोकना होगा। किसी को तुरंत गोली नगर भेजो और उस विराज का खेल समाप्त करो। महासेना वसु की बात सुनते ही मारीच वसु ने कहा, जैसा महान पूर्वज की आज्ञा। इसके बाद महासेना वसु ने कहा, ये परिहार वंश सभी परिवारों के साथ गुप्त बैठकें कर रहा है। कलिंजर सम्राट परीक्षित परिहार के इरादे ठीक नहीं लग रहे। हमें इन सभी परिवारों को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो परछाई संरक्षण समाप्त होने पर ये सभी परिवार एक साथ हमारे ऊपर धावा बोल देंगे। ठीक है, हम शुरुआत रुद्र परिवार से करेंगे। हम इस रुद्र परिवार को जड़ से मिटा देंगे। इस परिवार का नाम लेने वाला तक नहीं बचेगा। इसके बाद महासेना वसु ने विनाशी हड्डी राजा और कब्रिस्तानी भूत दोनों की ओर देखकर उनसे कहा, हमें एक एक करके कलिंजर एम्पायर के कई परिवारों का सफाया करना होगा। इस कार्य के लिए मुझे आप दोनों की आवश्यकता है। इन परिवारों को मारने के बाद इनके खजानों से जो भी हासिल होगा उसका एक हिस्सा आपको भी दे दिया जाएगा। ये सुनते ही विनाशी हड्डी राजा ने हंसते हुए कहा, सुना है उस रुद्र परिवार में एक प्रतिभावान योद्धा है जिसका शानदार तलवार दिल है। कितना समय हो गया किसी के शानदार तलवार दिल को खाए। इस प्रतिभावान युवा का दिल खाकर और उसके खून को पीकर तो सच में मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर वो हड्डी राजा जोर जोर से हंसने लगा। उसी समय कब्रिस्तानी भूत हंसते हुए बोला, मुझे तो परिहार परिवार की वो राजकुमारी चाहिए जिसके पास लाखों फूलों का आत्मा शरीर है। उस पर तो मेरी कब से लार टपक रही है। उसे तो मैं अपनी कैद में रखूंगा और हर रोज उसके शरीर से लाखों फूलों का रस चूसूंगा। सच में कितना आनंददायक पल होगा। ऐसा कहते कहते वो विकृत हंसी के साथ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज वहां दूर दूर तक आसमान में फैल गई। उन दोनों की बात सुनकर महासेना वसु ने कुछ नहीं कहा और हंसते हुए कहा, आप दोनों का मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। वो लड़का और वो लड़की आज से आप दोनों की अमानत। राजधानी का वसु परिवार इस बार रुद्र परिवार का सफाया करने की साजिश रच रहा था और रुद्र परिवार के सफाए के बाद वो दूसरे परिवारों पर भी हमले की योजना बना रहा था। वही दूसरी तरफ विराज को मारने के लिए हत्यारा भी भेज रहा था। तो क्या वसु परिवार अपने षड्यंत्रों में कामयाब हो जाएगा या फिर विराज की शक्ति और पराक्रम के सामने उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। महासेना वसु विनाशी हड्डी राजा और कब्रिस्तानी भूत राजा के साथ मिलकर रुद्र परिवार पर हमला करने की साजिश रच डाली थी। इसके बाद महासेना वसु ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, विराज को मारने के लिए किसी शक्तिशाली को ही भेजना। विनाशी हड्डी राजा ने कहा, आप चिंता न करें, एक हत्यारा सौदागर है, वही विराज को मारने का काम पूरा करेगा।
ऐसा कहकर विनाशी हड्डी राजा हंसने लगा। ये सुनकर महासेना वसु के चेहरे पर भी हंसी आ गई। कुछ ही देर में महासेना वसु और सभी लोग वहां से चले गए। उसी समय कलिंजर संस्थान के पास बने रचनाकार टेलीपोर्टेशन में एक सफेद रोशनी चमक उठी। विराज, शनाया और गोल्डन पंख वहां पर पहुंच चुके थे। जब संस्थान के विद्यार्थियों ने विराज को वहां देखा तो उन सभी की आंखें चमक उठी। उन सभी ने विदिशा नगर में आए तैरते द्वीप के बारे में सुना था, इसलिए विराज को देखते ही कौतूहल का सागर उनके दिलों में उमड़ने लगा। विराज के साथ एक बहुत ही सुंदर परी जैसी दिखने वाली लड़की भी थी। उस सुंदर लड़की को देखकर संस्थान की ही एक लड़की ने कहा, ये लड़की कौन है? ये विराज तो इसे कितने भाव दे रहा है, जबकि मुझे तो देता ही नहीं। पिछली मुलाकात में मैंने विराज पर डोरे डालने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं था। दूसरी लड़की ने हाँ मिलाते हुए कहा, लगता है ये इसकी गहरी दोस्त है, इसलिए ही संस्थान की किसी भी लड़की को विराज आंख उठाकर नहीं देखता। शनाया ने जब कलिंजर संस्थान को देखा तो चौंकते हुए बोली, विराज, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो गोली नगर जाना था ना। ये सुनकर विराज ने कहा, कलिंजर संस्थान के गोली संस्थान के वाइस डीन के घर से सीधे गोली नगर जाने का एक गुप्त रचनाकार टेलीपोर्टेशन है। साथ ही ज्येष्ठ विकास दिव्यकीर्ति को मेरे लिए कुछ लेकर संस्थान लौटना था, इसलिए एक बार देखना होगा कि ज्येष्ठ विकास दिव्यकीर्ति कहीं संस्थान लौट तो नहीं आए। विराज की बात सुनकर शनाया को समझ आ गया कि वो लोग संस्थान क्यों आए हैं। उसने वहां चारों ओर देखते हुए कहा, ये सभी विद्यार्थी हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, मानो हम किसी मंगल ग्रह से आए हैं। लगता है तुम संस्थान के अंदर काफी प्रसिद्ध हो, फिर तो कई लड़कियां मर मिटी होंगी तुम्हारे ऊपर। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? शनाया की बात सुनकर विराज असहज हो गया। वो जब से संस्थान आया था सिवाय अपनी शक्ति बढ़ाने के उसने कोई और कार्य किया ही नहीं था। उसका ध्यान कभी इस तरह की चीजों में रहा भी नहीं था, इसलिए शनाया की बात पर वो असहज हो गया था। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस उस दिव्य मंदिर द्वीप की वजह से शायद सभी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। जल्दी चलो। ऐसा कहकर विराज ने तेज गति से चलना शुरू कर दिया। इससे शनाया पीछे रह गई। शनाया को विराज के साथ चलने के लिए लगभग दौड़ना पड़ रहा था। कुछ ही देर में वो तीनों विकास दिव्यकीर्ति के निवास स्थान में पहुंच गए। हांफते हुए वहां पहुंचकर शनाया ने कहा, वैसे लड़कियों से इतना दूर क्यों भागते हो? लड़कियों में कोई कांटे नहीं लगे होते कि नजदीक जाओगे तो कांटा चुभ जाएगा। शनाया की बात पर विराज ने कुछ नहीं कहा। संस्थान में विराज के आने के बाद उसके आने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। विराज जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल जाना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि अगर विद्यार्थियों के समूह ने उसे घेर लिया तो उसका अच्छा खासा समय खर्च हो जाएगा और इस समय उसके लिए एक एक पल कीमती था। वो देख भी रहा था कि उसके आसपास विद्यार्थियों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका था, जो तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही सभी लोग शनाया को उसके साथ देख रहे थे। वो नहीं चाहता था कि संस्थान में उसके और शनाया को लेकर कोई उल्टी सीधी बात फैले, इसलिए उसका जल्द से जल्द निकलना बहुत जरूरी था। विराज तेजी से विकास दिव्यकीर्ति के घर के अंदर घुस गया। उसे नहीं मालूम था कि विकास दिव्यकीर्ति लौटे थे या नहीं। बाहर खड़े विद्यार्थियों में शनाया को लेकर सुगबुगाहट तेज होती जा रही थी। संस्थान का एक विद्यार्थी बोला, ये विराज के साथ हसीना कौन है? दूसरे लड़के ने कहा, ये तो दक्ष परिवार की शनाया दक्ष है। दक्ष परिवार के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है। एक बार मैं राजधानी में दक्ष निवास पर गया था, वहीं पर मैंने इसे देखा था। मैं तो उसी दिन इसकी खूबसूरती पर मरमिटा था। लेकिन ये विराज के साथ क्या कर रही है?
पहले लड़के ने कहा, दक्ष परिवार बहुत ही अमीर परिवार है, जरूरी विराज जैसे प्रतिभावान युवक को देखकर उन्हें अपनी बेटी के लिए विराज पसंद आ गया होगा। नहीं तो ऐसे शनाया विराज के साथ अकेले नहीं घूम रही होती। दूसरे लड़के ने कहा, तुम सही कह रहे हो, शनाया तो हमेशा ही सुरक्षाबलों से घिरी रहती थी और यहाँ पर तो विराज के साथ एकदम अकेली है। भीड़ में से ही एक लड़के ने कहा, ये विराज तो छुपा रुस्तम निकला। वैसे कितना शरीफ बनता है, और देखो, कलिंजर एम्पायर के सबसे रईस परिवारों में से एक परिवार की लड़की पर हाथ रखा है। ये तो सच में किस्मत का धनी है। उसके साथ खड़े नीली पोशाक पहने लड़के ने कहा, सही कह रहे हो, रईस लड़की वो भी बला की खूबसूरत। विकास दिव्यकीर्ति के अंदर एक शक्तिशाली रचनाकार बना हुआ था जिससे बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। इस वजह से कोई भी विकास दिव्यकीर्ति के घर के अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर सकता था। घर के अंदर बने उस चमकदार रचनाकार को देखकर विराज समझ गया कि विकास दिव्यकीर्ति अभी वापस नहीं लौटे थे। उसने उस रचनाकार को ध्यान से देखा और फिर अपना हाथ हवा में उठाया और रचनाकार की तरफ बढ़ा दिया। ऐसा होते ही उसके हाथ से ऊर्जा की एक लहर निकली और रचनाकार के अंदर समा गई। ऊर्जा की उस लहर से रचनाकार के ऊपर एक दरार पड़ने लगी और देखते ही देखते उस रचनाकार के अंदर जाने का एक मार्ग बन गया। बिना कोई देर लगाए विराज, गोल्डन पंख और शनाया उस रास्ते से होते हुए तेजी से उस रचनाकार के अंदर चले गए। रचनाकार को पार करके वो सीधे विकास दिव्यकीर्ति के घर में बने रचनाकार टेलीपोर्टेशन के अंदर चला गया और उसे सक्रिय कर लिया। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी के साथ वो वहां से गायब हो चुका था। उसी समय वसु परिवार के योद्धा बड़ी संख्या में उत्तर सागर की ओर निकल पड़े। वसु परिवार के योद्धाओं का नेतृत्व महासेना वसु कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, रुद्र परिवार का नामोनिशान मिटा देना। महासेना वसु के साथ जो कब्रिस्तानी भूत राजा था वो एक सौदागर के सामने खड़ा था। उस सौदागर के सामने कई सारे तोते रखे थे। सौदागर ने कब्रिस्तानी भूत राजा से कहा, इन तोतों में से जो तोता आपको चाहिए मुझे बता दीजिए। वैसे ये सभी तोते बनने से पहले एक से बढ़कर एक तोते थे, लेकिन इनकी बुरी किस्मत की ये मेरे सामने पड़ गए। कब्रिस्तानी भूत जिस सौदागर के सामने खड़ा था उस सौदागर का नाम था अलबरूनी। अलबरूनी एक शक्तिशाली तांत्रिक सौदागर था। वो एक जगह से तिलिस्मी सामान खरीदकर या लूटकर दूसरी जगहों पर बेच देता था। इसके अलावा वो बोलने वाले तोते भी बेचता था। वो लोगों को तोते में बदलने की विद्या में माहिर था। इसी विद्या के सहारे वो एक हत्यारा बन चुका था और धनदौलत के लिए हत्याएं करता था। वो सौदागर बनकर उस जगह चला जाता जहां पर उसे हत्या करनी होती, फिर उस इंसान को बहलाकर फुसलाकर अपने जादू के खेल में उलझा लेता और फिर तांत्रिक विद्याओं का सहारा लेकर उस इंसान को तोते में बदलकर उसके नाम की सुपारी देने वाले को दे आता। सुपारी लेने वाला अपने हाथों से उस तोते की गर्दन मोड़कर उस इंसान की हत्या कर देता। कब्रिस्तानी भूत इसी सौदागर अलबरूनी के पास आया था। अलबरूनी ने कहा, ठीक है, लेकिन इस काम के लिए आप कम से कम 1 लाख एनर्जी स्टोन लेना। कब्रिस्तानी भूत ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने अपना काम पूरा कर दिया तो हमें 20 लाख एनर्जी स्टोन मिलेंगे। 20 लाख एनर्जी स्टोन? क्या ये किसी बड़े राज्य का राजा है? ये सुनकर तो सौदागर की आंखें फैल गई और उसने सवाल किया। कब्रिस्तानी भूत ने कहा, नहीं, लेकिन हमें इससे क्या? हमें बढ़िया दाम मिल रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करो। ये सुनकर सौदागर ने कुछ नहीं कहा। इतने धन से तो वो अपने लिए एक पूरी नगरी बसा सकता था। वो तुरंत तैयार हो गया और कुछ ही देर में अपने कुछ साथियों के साथ गोली नगर के लिए निकल पड़ा। कब्रिस्तानी भूत और सौदागर के बीच गहरे रिश्ते थे। कब्रिस्तानी भूत सौदागर का बड़ा भाई था। सौदागर कब्रिस्तानी भूत के लिए पहले भी कई लोगों को तोते में बदलकर उनकी मुंडी मोड़ चुका था।
वो दोनों साथ मिलकर हत्याएं करते थे। पहले सौदागर जाकर शिकार के लिए जाल बिछाता था और बाद में कब्रिस्तानी भूत आकर अपने शिकार को दबोच लेता था। उत्तर सागर के राजा निघासन रुद्र के महल के अंदर एक गुप्त कक्ष में उत्तर सागर के महाराजा निघासन रुद्र पद्मासन लगाकर साधना की अवस्था में बैठे थे। उनके बगल में उत्तर सागर की महारानी परिणीता रुद्र भी साधना की अवस्था में बैठी थी। उन दोनों के शरीर से बहुत ही शक्तिशाली और घनी आभा निकल रही थी। निघासन रुद्र एक चरम जीवनरस अमृत योद्धा थे और महारानी परिणीता 7th ग्रेड जीवनरस अमृत स्तर योद्धा थी। उन दोनों की शक्ति बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्तर तक बढ़ चुकी थी। हालांकि बाहरी दुनिया को उन दोनों की इस शक्ति के बारे में मालूम नहीं था। उन दोनों के पास ही एक कुबड़ी वृद्ध महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने हल्की निराशा में भरकर कहा, "ये काफी नहीं है।" उस महिला के ये शब्द सुनकर महाराजा और महारानी दोनों ने अपनी आंखें खोल ली और वो दोनों उस बुढ़िया की तरफ देखने लगे। निघासन रुद्र ने हल्की निराशा के साथ कहा, "परदादी, क्या हमने आपको निराश किया?" वो महिला रुद्र परिवार की शक्ति का पुंज थी जिसके बारे में सिवाय महाराजा और महारानी के अलावा कोई और नहीं जानता था। यहाँ तक कि विपुल भी उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। निघासन रुद्र और परिणीता रुद्र लंबे समय से एकांतवास में रहकर साधना कर रहे थे क्योंकि वो जीवनरस अमृत स्तर से ऊपर उठकर संत स्तर में जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से वो जीवनरस अमृत स्तर में तो ऊपर उठे थे, लेकिन अगले स्तर में खुद को नहीं ले जा सके थे। बूढ़ी महिला ने पछताते हुए कहा, "कोई आश्चर्य नहीं। कुछ साल पहले हुई दुर्घटना अगर परिणीता के साथ नहीं हुई होती तो तुम दोनों इस हवा प्रतिध्वनि तकनीक के दम पर अभी तक तो संत स्तर तक पहुंच चुके होते। अब तो यही कहा जा सकता है कि शायद भगवान की यही इच्छा थी। जिस समय परिणीता के साथ वो दुर्घटना घटी, दुर्भाग्य से हम दोनों ही महल में नहीं थे। इसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं।" हालांकि फिर बूढ़ी औरत ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, "वो तो भला हो वर्धन परिवार के उस बच्चे का जिसकी मदद से परिणीता की उस मूलभूत चोट का इलाज हो सका और तुम लोग तेजी से जीवनरस अमृत योद्धा बन सके।" ये सुनकर निघासन रुद्र ने पछताते हुए कहा, "परिणीता की नजर मुझसे बेहतर है। काश मैंने उस गद्दार पर भरोसा नहीं किया होता तो आज हमें ऐसे पछताना न पड़ता।" आखिर कौन था वो गद्दार जिसने निघासन रुद्र को धोखा देकर परिणीता को घातक चोट दी थी, जिससे महारानी परिणीता लंबे समय तक एक ही स्तर पर अटक कर रह गई थी? क्या उस गद्दार और वसु परिवार के बीच कोई संबंध था? क्या रुद्र परिवार वसु परिवार के हमले से खुद को बचा पाएगा या फिर वसु परिवार के हाथों मारे जाने वाला था? राजधानी के वसु परिवार के योद्धा बड़ी संख्या में महासेना वसु की अगुवाई में रुद्र परिवार पर हमला करने के लिए निकल चुके थे। विराज गोल्डन पंख और शनाया को लेकर गोली नगर निकल चुका था। वर्धन निवास और दिव्य मंदिर पर चारकोल और वानर राज सुबाहु का पहरा था। उत्तर सागर में वहां के महाराज निघासन रुद्र और परिणीता रुद्र एक गुप्त कक्ष में बैठकर गहन साधना में थे। उसके साथ एक बूढ़ी महिला बैठी थी। दोनों संत स्तर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़ी महिला इस बात का पछतावा कर रही थी कि अगर महारानी परिणीता पर वो हमला न हुआ होता तो वो दोनों कब का संत स्तर हासिल कर चुके होते। महाराजा निघासन रुद्र इस बात से हमेशा ही व्यथित रहते थे कि महारानी परिणीता पर हमला करने वाला उनका बहुत ही खास दोस्त था। वक्त के साथ निघासन रुद्र को मालूम चला था उसका वो खास मित्र दरअसल वसु परिवार का भेजा गया एक भेदिया था जो वसु परिवार के इशारे पर काम करता था। ये घटना निघासन रुद्र के दिल में हमेशा ही शूल बनकर चुभती रही थी। रुद्र परिवार के अंदर इस घटना पर किसी भी तरह की बातचीत करना निषेध था। बूढ़ी महिला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, "खैर, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। नियति अपना पासा बिछाती है और इंसान उस जाल में उलझता चला जाता है।
ऐसा कहते कहते बूढ़ी महिला की आंखों में क्रोध पनपने लगा। उसने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन कभी न कभी हमें वसु परिवार को उसके किए की सजा तो देनी ही होगी। लगता है वो वक्त आ चुका है। वसु परिवार हमारे ऊपर हमला करने के लिए निकल चुका है। हमें तैयार रहना होगा ताकि एक ही बार में उन सभी का कामतमाम किया जा सके। उत्तर सागर के रुद्र परिवार का अपने उत्तर सागर पर मजबूत नियंत्रण था। इसके साथ ही रुद्र परिवार ने कलिंजर एम्पायर के लगभग हर शक्तिशाली परिवार में अपने गुप्तचर छिपा रखे थे। इससे समय रहते रुद्र परिवार को सभी जरूरी खबरें मिल जाती थी। इसलिए भले ही वसु परिवार ने बेहद गुप्त तरीके से रुद्र परिवार पर हमला करने की योजना बनाई थी, फिर भी ये बात रुद्र परिवार के गुप्तचरों से छिप न सकी और रुद्र परिवार को वसु परिवार के हमले का पहले ही पता लग चुका था। इस समय उत्तर सागर में चारों ओर सुरक्षा बहुत ही ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। सीमाओं पर शक्तिशाली पहरे लगा दिए गए थे। वसु परिवार से निपटने के लिए रुद्र परिवार ने बहुत सारी तैयारियां कर ली थी ताकि वसु परिवार के आने पर उन्हें तबाह किया जा सके। इन बातों से बेखबर विराज शनाया और गोल्डन पंख को साथ लेकर रचनाकार टेलीपोर्टेशन से होते हुए गोली नगर पहुंच चुका था। उसी समय कब्रिस्तान भूत का सौदागर भाई भी गोली नगर पहुंच चुका था। गोली नगर एक खुला नगर था जहां हर कोई आ जा सकता था। गोली नगर के द्वार सभी के लिए खुले थे। गोली नगर से पूरे कैप्लर यूनिवर्स में गोलियां का व्यापार बड़ी मात्रा में होता था, इसलिए गोली नगर में किसी का भी आना जाना बहुत आसान था। हालांकि गोली नगर के नियम कायदे बहुत ही ज्यादा कड़े थे। अगर किसी ने भी गोली नगर के अंदर किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो उसे तुरंत गोली नगर से निष्कासित कर दिया जाता था। उन्हें गोली नगर या गोली घाटी के अंदर किसी भी तरह के गोलियों के व्यापार या लेनदेन से निष्कासित कर दिया जाता था। इसके साथ ही गोली घाटी से बहुत से योद्धाओं को भेजकर नियम का उल्लंघन करने वाले का शिकार कर दिया जाता था। पूरे कैप्लर यूनिवर्स के योद्धाओं को गोली घाटी में बनी गोलियों की जरूरत पड़ती थी। इस वजह से गोली घाटी के पास योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। वो कितने भी शक्तिशाली योद्धा को ठिकाने लगाने में सक्षम थी। इसके साथ ही गोली घाटी में भी एक से बढ़कर एक अल्केमिस्ट थे जो शक्तिशाली से शक्तिशाली योद्धा को पलक झपकते ही धूल में मिला सकते थे। यही कारण भी था कि भले ही गोली घाटी के पास अकूत संपत्ति थी, फिर भी किसी की भी हिम्मत गोली घाटी पर गलत नजर डालने की नहीं पड़ती थी। सौदागर गोली नगर के अंदर आ चुका था और व्यापारियों के लिए के बने टेंटों के एक मेले के अंदर अपनी दुकान लगाकर बैठ चुका था। उसे अपने शिकार विराज के यहां आने का इंतजार था। शनाया, गोल्डन पंख और विराज गोली नगर आ चुके थे और गोली नगर में इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें गोली नगर से गोली घाटी जाना था, जिसके लिए उन्हें कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ता। गोली नगर से गोली घाटी जाने वाला रचनाकार टेलीपोर्टेशन कुछ समय बाद खुलने वाला था। शनाया ने आहें भरते हुए कहा, उफ़्फ़, गोली नगर मेरे सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ पर कमालत माल की चीजें मिलती है। एक से बढ़कर एक सौदागर यहाँ आते हैं। यहाँ के नज़ारे कमाल के होते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे पास कम से कम 2 दिन तो है। उससे पहले तो गोली घाटी जाना संभव नहीं। चलो इन 2 दिनों में हम गोली नगर घूमते हैं। शनाया को उत्साह में झूमते हुए देखकर विराज ने कहा, अच्छा तो बताओ हमें कहाँ जाना चाहिए। पिछली बार तो मैं ज्येष्ठ विकास दिव्यकीर्ति के साथ गोली नगर के दक्षिण हिस्सों में ही घुमा था। ये सुनकर शनाया ने कहा, अरे जब शनाया तुम्हारे साथ है तो चिंता कैसी। यहाँ पर सौदागरों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। वो मेला साल भर दिन रात चलता रहता है। कहते हैं पिछले 1000 सालों से वो मेला लगातार चले जा रहा है। वो कभी बंद ही नहीं हुआ। वहां एक से एक रहस्यमयी चीजें मिलती है। बस इंसान के पास कीमत चुकाने के लिए खजाना होना चाहिए। इस पर विराज ने चुटकी लेते हुए कहा,
और दक्ष परिवार के पास तो खजाने की कोई कमी नहीं। वैसे यहाँ से एक की चीज खरीदकर 10 के भाव तो तुम लोग बेचते ही होंगे। इस पर शनाया ने नाराजगी का अभिनय करते हुए कहा, हाँ हाँ, दक्ष परिवार तो सभी को लूट रहा है। पता है गोली घाटी से कलिंजर एम्पायर तक सामान ले जाने में कितना खर्चा आता है। लोग तो हमारे कलिंजर विद्यालय की संख्या गिनते हैं। अरे ये भी तो सोचो कि एक एक कलिंजर विद्यालय को चलाने में कितना खर्च करना पड़ता है। हमारे 1/4 कलिंजर विद्यालय नुकसान में चलते हैं, फिर भी हम उन्हें चलाते हैं क्योंकि हमारे लिए हमारे विद्यार्थियों से किया गया वादा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सुनकर विराज ने शनाया के मजे लेने के अंदाज में कहा, अच्छा तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि दक्ष परिवार दान पुण्य करने के लिए कलिंजर विद्यालय चला रहा है। ये अमीरी धनदौलत तो पुरखे छोड़ गए थे। ये सुनकर शनाया ने विराज को कोहनी मारते हुए कहा, इतना आसान नहीं होता है धन कमाना, बहुत मेहनत लगती है। सौदागरों के इस मेले में ठग सौदागरों की पूरी जमात आई रहती है। असली और नकली में भेद करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम 10 चीजें खरीदते हैं तो उनमें से 5 ही असली निकलती है, और अब आनंद लेना बंद करो, नहीं तो किसी सौदागर को बेच दूंगी। यहाँ पर इंसानों को खरीदने वाले सौदागर भी आते हैं। शनाया की बात सुनकर विराज ने हंसते हुए कहा, क्यों किसी सौदागर की हालत खराब करती हो। विराज को खरीद कर कैद कर सके ऐसा सौदागर कैपलर यूनिवर्स में नहीं बना। इस पर शनाया ने प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा जी, तो जनाब को अपनी शक्ति पर इतना घमंड। बच्चों, शक्ति तो आंखों का धोखा है, छल भी लिए जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर शनाया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी खूबसूरती विराज के दिल पर अलग ही रंग बरसा रही थी। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, अच्छा तो अब चले या ऐसे ही बस बातें करते रहना है। विराज की बात सुनकर शनाया बिना कुछ कहे तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में वो तीनों उस मेले के बाहर पहुंच गए जिस मेले की बात शनाया कर रही थी। विराज ने देखा कि वो मेला एक बहुत बड़े खुले मैदान में लगा था। उसे मेले में दूर दूर तक टेंट ही टेंट लगे थे। हरे, पीले, नीले, काले, लाल रंग के टेंटों का पूरा हुजूम वहां उमड़ा पड़ा था। सही मायने में वो जगह टेंटों का नगर थी। हर एक टेंट के अंदर एक सौदागर अपनी नायाब चीजों को लेकर बैठा था और बेच रहा था। वहां पर कैपलर यूनिवर्स के लगभग हर प्रजाति आई हुई थी। उस जगह को देखकर विराज ने कहा, ये जगह तो टेंटों का पूरा नगर ही है। यहाँ तो मुझे लगता है कि कैपलर यूनिवर्स की लगभग हर प्रजाति आई हुई है। शनाया ने कहा, और क्या, कैपलर यूनिवर्स के सभी सौदागर व्यापारी यहाँ आते हैं। यहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों पर बहुत ही अच्छी चीजें भी मिल जाती है। सदियों पहले जब व्यापारी लोग गोली घाटी गोलियां खरीदने आते थे तो उन व्यापारियों को सामान बेचने के लिए सौदागरों के एक समूह ने यहाँ मेला लगाना शुरू किया था। वक्त के साथ आज यहाँ टेंटों की लाखों दुकानें हैं। ऐसा कहकर शनाया विराज का हाथ पकड़कर उसे एक टेंट से दूसरे टेंट ले जाने लगी। विराज को भी शनाया के साथ उस टेंटों की दुनिया में घूमने में बड़ा मजा आ रहा था। गोल्डन पंख ने जब विराज और शनाया को इस तरह एक दूसरे में खोता हुआ देखा तो उसकी चाल थोड़ा धीमी हो गई और वो उन दोनों से थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगा। टेंटों में घूमते हुए शनाया की नजर एक टेंट पर पड़ी। उस टेंट के अंदर बेशकीमती गहने रखे हुए थे। शनाया ने एक हीरे का हार उठाया। उस हार को देखकर उसकी आंखें जगमगा उठी। उसने विराज से कहा, ये हार तो बहुत ही कीमती लग रहा है, इसे ले ले क्या। इस पर विराज ने कहा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम करोगी क्या। शनाया ने कहा, मेरी एक दोस्त को अपनी बहन के लिए हीरों का एक सुंदर हार चाहिए था, मैं ये हार उसे बेच सकती हूँ। ऐसा कहकर शनाया ने सौदागर से कहा, सौदागर महाशय, कितने का देंगे ये हार। सौदागर ने कहा, सोने के 10 सिक्के लगेंगे। इस पर शनाया ने कहा, क्या
अरे मैं कोई खरीदार नहीं, एक व्यापारी हूँ। इसके 5 सिक्के दूंगी। ये सुनकर सौदागर ने शनाया के हाथों से हार छीनते हुए कहा, वहां सामने वाले टेंट में आपको 1 सिक्के में भी मिल जाएगा। बड़े आए, 5 सिक्के ले देना है नहीं, बस वक्त खोटी कर रहे हो, जाओ यहां से। उस सौदागर की बात सुनकर विराज को तेज गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, क्या बोल रहे हो? होश में भी हो? ये देखते ही शनाया घबरा गई और हीरो का हार वापस रखकर विराज को तेजी से वहां से लेकर चली गई और बोली, पागल हो क्या? यहाँ के नियम कायदे बहुत सख्त है। सारी जिंदगी के लिए निषेध हो जाना चाहते हो? बेवकूफी में गलती मत करो। तुम यह गोली घाटी से मदद मांगने आए हो। शनाया की बात सुनकर विराज थोड़ा शांत हो गया और उसने कहा, लेकिन वो सौदागर बोल कैसे रहा था? शनाया ने कहा, अरे वो बहुत महंगा हार था, उसे लगा होगा कि हम लोग नहीं खरीदने वाले। यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक सिर फिरे नकचढ़े सौदागर आते हैं, इनके मुंह नहीं लगा जाता। उसी समय एक नीले रंग से रंगा जोकर जैसा दिखने वाला इंसान, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और सिर पर डंडे की तरह बाल चोटी में बनाकर हवा में उठे हुए थे, उसने उन दोनों के पास आकर कहा, अरे वो तो सब नकली हार बेच रहा है। मैं आपको एकदम असली बार देता हूँ, ठीक वैसा ही जैसा आप अभी देख रहे थे, वो भी सिर्फ 1 सोने के सिक्के में। उसे आप आराम से 10 सिक्कों में बेचकर बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। उसे नीले इंसान को देखकर शनाया ने कहा, देखो मैं नकली सामान नहीं खरीदती, तुम जाओ यहां से। आखिर कौन था यह नीला इंसान? क्या शनाया उस नीले इंसान के साथ उसके हीरे के हारों को देखने जाएगी? क्या विराज और शनाया कब्रिस्तानी भूत के भाई सौदागर के हाथों कैद होने वाले थे, या फिर सौदागर विराज के हाथों मारे जाने वाला था?